हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 16वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अवनी जल्दी से बेड से उठी और वो ज़ोरों से चीखी। वो उठकर बैठ गई। उसने अपनी नाक को टच किया जहाँ से अब खून आ रहा था। अवनी गुस्से से चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है और ये लाइट को क्या हुआ है। वो उठी और उसने अपना कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। अवनी चिल्लाते हुए बोली, कोई है? डैड, मॉम, बड़े पापा, प्लीज़ कोई इस दरवाजे को तो खोलो। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसे अपने गले पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। अवनी की आंखें बड़ी हो गई। आह बचाओ, बोलते हुए उसने अपने गले में सांप को निकाल कर फेंक दिया और जल्दी से बेड पर चढ़ गई। वो शर्मी नज़रों से उस सांप को देख रही थी जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ कोई है, मुझे बचाओ, मेरे कमरे में सांप है, उसे दूर करो, प्लीज़ कोई है। बोलते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो सांप अब तक बेड पर चढ़ गया था। अवनी जल्दी से कूदकर सोफे पर चढ़ गई। तभी उसे अपने ऊपर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने एक बार ऊपर की तरफ देखा जहाँ से पानी जैसा कुछ उसके ऊपर गिर रहा था। अचानक अवनी की नज़र मिरर की तरफ चली गई। खुद को मिरर में देखते ही वो जोरों से चिल्लाई। चिल्लाते हुए वो सोफे से लड़खड़ा कर गिर गई। वो ऊपर से नीचे तक पूरी खून से नहाई हुई थी। अवनी हकलाते हुए बोली, ये कौन है यहाँ? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बोलते हुए उसकी नज़र बालकनी की तरफ चली गई जहाँ किसी की परछाई दिखाई दे रही थी जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अवनी पीछे खिसकते हुए जल्दी से दरवाजे के पास गई। वो दरवाजे पर अपने हाथ मारते हुए बोली, कोई है? प्लीज़ कोई है, खोलिए मॉम, डैड। बोलते हुए उसने अपना सर घुमाकर उस परछाई की तरफ देखा जो अब तक उसके बेहद करीब आ गया था। अवनी उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलते हुए वो लगातार दरवाजे के नॉब को घुमा रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था और वो थर थर काँप रही थी। अवनी की नज़र उस पर छाए के हाथ पर गई जहाँ उसके हाथ में एक नाइफ था। ये देखते ही उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। नहीं नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। लेकिन उसकी बात का असर को नहीं होने वाला था। उस परछाई ने एकदम से अपना हाथ हवा में उड़ा दिया। अवनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और अवनी ज़मीन पर जाकर गिरी। वो जल्दी से उठी और कॉरिडोर में भागने लगी। बाहर सब तरफ अंधेरा था। कुछ भी अच्छे से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में ही अवनी एक शोपीस से टकराकर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। उसकी चीख पूरे पैलेस में गूंज गई। अवनी लुढ़कते हुए किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई। अपने सिर पर हाथ रखा जहाँ से अब खून निकलने लगा था। उसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी। उसने अपना सर उठाकर देखा जहाँ कोई खड़ा था। अवनी डर से पीछे खिसक गई। तभी पूरे हॉल की लाइट्स एकदम से ऑन हो गई। अवनी ने एकदम से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद उसने अपने चेहरे से हाथ हटा लिया और अपने सामने देखा जहाँ मिस्टर सिसोदिया खड़े थे। अवनी की आंखें नम हो गई। वो जल्दी से भागकर मिस्टर सिसोदिया के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वो हकलाते हुए बोली, बड़े पापा, वो मेरे कमरे में। वो अभी बोल ही रही थी कि मिस्टर सिसोदिया ने उसे खुद से अलग किया और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया। अवनी वापस से लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका था। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा था। उसने एकदम से सिर उठाकर मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा। मिस्टर सिसोदिया उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहे थे। अवनी ने अपने गाल पर हाथ रखकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें लाल हो रखी थी। मिस्टर सिसोदिया चिल्लाते हुए बोले, जस्ट शट अप, शट अप। मिस्टर सिसोदिया की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अवनी अंदर तक कांप गई। आज तक मिस्टर सिसोदिया ने उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी लेकिन आज उनकी आवाज़ एक अलग सा गुस्सा नज़र आ रहा था।
मिस्टर सिसोदिया दांत पीसते हुए बोले, शर्म नहीं आती है हमें कि तुम जैसी लड़की को हम अपने रूहानी की जगह देने की कोशिश की? क्या कमी रखी थी हमने तुम्हारी परवरिश में? इतने बड़े ख़ानदान का नाम दिया, पहचान दी, अच्छी शिक्षा से लेकर अच्छी लाइफस्टाइल दी, बदले में तुमने क्या किया? तुमने केसर को जान से मारने की कोशिश की, उसका किडनैप करवाया, उन क्रिमिनल्स को उसका एमएमएस बनाने को कहा और इतना बोलते ही वो रुक गए। उनकी आंखों के सामने केसर का मासूम सा चेहरा घूम गया। केसर का नाम सुनकर अवनी का दिमाग ही घूम गया। मिस्टर सिसोदिया की बात सुनकर उसे तो ये समझ आ गया था कि एक बार फिर से उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है। जहाँ तक उसका अंदाज़ा था कि अब तक आरंभ को भी सब कुछ पता चल चुका होगा। अवनी रोते हुए बोली, बड़े पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब उस केसर की ही गलती है। वो मुझे फंसाना चाहती है। वो बस शक्ल से मासूम दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक नंबर की शातिर है। वो अभी ये सब बातें बोल ही रही थी कि मिस्टर सिसोदिया ने उसके दूसरे गाल पर भी एक झन्नाटेदार थप्पड़ दे दिया। अवनी दोबारा से आकर गिर गई। मिस्टर सिसोदिया गुस्से से बोले, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारी बेटी पर कोई इल्ज़ाम लगाओ। ये सुनते ही अवनी ने सर उठाकर मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, बेटी? मिस्टर सिसोदिया चिल्लाते हुए बोली, हाँ, वो मेरी बेटी रूहानी सिसोदिया है और तुम उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। मिस्टर सिसोदिया की बात सुनकर अवनी के तो पैर एकदम से लड़खड़ा गए, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। अवनी चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं बड़े पापा? वो केसर नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। आई नो आप मेरे बड़े पापा हैं। मम्मा पापा के जाने के बाद आपने मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन लीगली तो मैं ही आपकी बेटी हूँ ना। वो नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ अवनी सिसोदिया। ये मेरा घर है, मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ। वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? वो तो मर चुकी है ना। ये बोलते हुए उसने मिस्टर सिसोदिया का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर सिसोदिया उसका हाथ झटक कर बोले, नहीं हो तुम मेरी बेटी, नहीं हो तुम इस घर की, और ना ही इस खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता है। सालों पहले एक कोशिश की थी हमने तुम्हें इस घर की बेटी बनाने की और तुम्हें अडॉप्ट किया था। अपनी रूहानी की जगह देने की कोशिश की थी हमने तुम्हें हर वो चीज़ दी जो हम अपने बेटी के लिए देना या करना चाहते थे। पर कहते हैं ना कि खून अपना रंग दिखाता ही है। केसर जो हमेशा से बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रही थी, वो अपनी शादी के बाद भी नहीं बदली, क्योंकि उसकी रगों में सिसोदिया का खून दौड़ता है। और तुम जिसे सब कुछ मिला, वो एक इंसान हद तक पागल हो गई कि बात खून खराबे तक आ गई। ये सब अवनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े आरंभ की तरफ चली गई। वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले आराम से खड़ा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था, मानो उसे इस तमाशे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अवनी धीरे से बोली, मिस्टर सिंह। बोलते हुए उसकी नज़र आरंभ के पीछे खड़े कुछ लोगों पर गई। वो लोग किसी हॉस्पिटल के थे, साथ ही साथ पुलिस भी थी। आरंभ अंदर आया और तेज आवाज़ में बोला, ये है वो जिसे आप लोग यहाँ से ले जाना चाहिए। वो क्या है ना, इनका मानसिक संतुलन इतना खराब हो चुका है कि ये आम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाएं। अवनी डरते हुए बोली, ना ना नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर सिंह। आरंभ अपना सिर टेढ़ा करके अवनी को घूरते हुए बोला, और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते मिस सिसोदिया? अवनी गुस्से से बोली, आप सभी मिले हुए हो, आप सबने मिलकर मुझे फंसाया है। मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। बद्दुआ है मेरी उस केसर से, उसकी सारी खुशियाँ छिन जाएगी। उसने अभी इतना ही कहा था कि एक गन शॉट की आवाज़ गूंज गई। अवनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने कसकर अपने हाथ को पकड़ लिया। गोली उसके हाथों को छूकर निकल गई थी। आरंभ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अगली बार अगर तुम्हारे मुँह से हमारी मोहब्बत के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा निकला तो आई श्योर इस बार हमारा निशाना चुकेगा तो बिल्कुल भी नहीं।
अवनी अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर सिंह, वो घटिया लड़की आपका प्यार डिजर्व नहीं करती। बोलते हुए अवनी दीवार से लग गई। वो हकलाते हुए बोले जा रही थी। वो अचानक अवनी के पैर हवा में लटक गए। आरव ने उसका गला दबोचकर उसे हवा में ही लटका दिया था। उसे सांस लेने के लिए अवनी के पैर छटपटा रहे थे। उसकी आंखें तेजी से बंद और खुल रही थी। आरंभ के हिसाब से आदमी हो या औरत अगर गलत किया है तो सज़ा भी दोनों को बराबर ही मिलनी चाहिए। और जब इस लड़की ने उसकी बीवी के साथ इतना कुछ करने की कोशिश की है तो वह क्यों ही ना करे। आखिर वो कोई संत आदमी तो था नहीं। वो अभी सिर टेढ़ा करके अवनी को घूर रहा था। उसका हाथ अवनी के गले पर मजबूती से कसे जा रहा था। अवनी दम तोड़ती उससे पहले ही आरव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अवनी सीधा जमीन पर जा गिरी। वो जोर जोर से खांसने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी अभी मौत के दरवाजे से वो वापस लौट कर आ रही थी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, इंस्पेक्टर, प्रूफ हमने पहले ही आपको दे दिया है। इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग केस बनना चाहिए कि ये ज़िंदगी भर जेल से बाहर ना निकल पाए और कोर्ट की नज़रों में इसे मेंटल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल भेजने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बोलते हुए उसने अपनी गहरी नज़रों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और फिर आराम से बोला, डोंट वरी हुक्म साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इधर लेडी कांस्टेबल अवनी को पकड़कर खड़ी थी। वो उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जा रही थी। अवनी जोर से चिल्लाते हुए, क्या लगता है कि मुझे दूर करके अपनी बीवी को बचा लोगे? तो तुम गलत सोच रहे हो। बाहर भी ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं और वजह भी तुम अच्छे से जानते हो आरंभ प्रताप सिंह। ये सुनते ही आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी एकदम से कर ली। सुबह के करीब 5 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और आरंभ अंदर आया। उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई जो पिलो को अपने सीने से लगाए हुए आराम से सो रही थी। आरंभ धीमे कदमों से केसर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र इस वक्त केसर के चेहरे पर ठहरी हुई थी। आरंभ लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी आंखें लाल थी। उसने ड्रिंक कर रखा था। उसकी अल्कोहल टॉलरेंस की कई हाई लेवल पर था, पर फिर भी वो हल्का फुल्का नशा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। बेड के पास पहुंचकर आरंभ धीरे से घुटने के बल वहीं पर बैठ गया और केसर के चेहरे को एक टक देखने लगा। धूप की हल्की हल्की किरणें केसर के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा सोने सा दमक रहा था। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रख उसे सहलाते हुए धीरे से बोला, बहुत इनोसेंट हैं आप हुक्मरानी साहब। आप इतनी इनोसेंट है कि हमें आपकी इनोसेंस डरा देती हैं। डर लगता है कि कोई आपकी इस इनोसेंस का फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई आपको हमसे छीनने की कोशिश ना कर ले। बोलते हुए आरंभ का हाथ केसर के गालों से होते हुए उसके हाथों की हथेलियों तक आ गया। आरंभ ने केसर की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइन की और फिर उसके फेस की तरफ देखकर बेहद ही धीमी आवाज़ में बोला, शादी की पहली रात तक हमारा कोई इरादा नहीं था इस शादी को निभाने का, लेकिन आपको देखते ही हमारा सारा इरादा धरा का धरा ही रह गया। हम तो उसी दिन से आपके हो गए और हमने अपना दिल हार दिया। बोलते हुए आरंभ केसर के चेहरे के पास आ गया। आरंभ केसर के चेहरे के इतने पास आ चुका था कि उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। आरंभ बिना कुछ बोले बस एकटक केसर के चेहरे को देख रहा था, मानो वो पहली बार उसे देख रहा हो। नशे में होने की वजह से उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। लगभग 2 घंटे के बाद केसर की पलकें थोड़ी थोड़ी फड़फड़ाई। उसने धीमे से अपनी आंखें खोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था।
बॉडी में इतनी कमजोरी थी कि उसकी आंखें खुलने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी की मजबूत बाहों में है। यह एहसास होते ही वो एकदम से घबरा गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और नज़र उठाकर सामने देखा तो उसे वो चेहरा दिखा जिस पर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। वो इस वक्त आरंभ की बाहों में थी, जिसने उसे पूरी तरह से अपने सीने में छुपा रखा था। केसर हल्का सा उठी और उसने आरंभ को वैसे ही हक कर लिया। इस हल्की सी हलचल से आरंभ की नींद खुल गई। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और सिर नीचे करके देखा तो केसर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आरंभ हल्का सा झुका और उसके माथे पर अपने होठ टिका दिया और पलटकर उसने केसर को अपने ऊपर कर लिया। उसके हाथ केसर की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे और वो उसकी बैक को हल्का हल्का सहला रहा था। केसर अपनी नीली आंखों से एकटक आरंभ को घूर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी। वो बस मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारे जा रही थी, और निहारे भी क्यों ना। बिखरे बाल, नशीली आंखें, हल्की बियर्ड, वो लग ही इतना हसीन रहा था कि किसी की भी नज़र उस पर टिक जाए तो ये तो फिर भी उसकी खुद की बीवी थी। वहीं आरंभ हल्का हल्का उसके पेट को सहला रहा था। उसकी नज़र केसर के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आज कुछ तो अलग था उसकी आंखों में। केसर, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी नींद में ही थी। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आरंभ को देख रही थी। आरंभ उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, अब कैसा लग रहा है आपको? केसर, जिसे अभी तक ठीक से होश आया भी नहीं था, वो अभी भी नींद में ही थी। वो आरंभ के सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, हमें नींद आ रही है, सर अभी भी घूम रहा है हमारा। बोलते हुए वो अपनी नाक आरंभ के सीने पर सहलाने लगती है। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और केसर को अपनी बाहों में लिए उठकर बैठ गया। उसने केसर को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर देखने लगा। केसर पलकें झपकाते हुए भी उसके आंखों में देख रही थी। आरंभ धीरे से बोला, कल नींद का इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, बस उसी का असर है, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करना है और मेडिसिन भी लेनी है आपको। उसके बाद आराम से सो सकती है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? बोलकर आरंभ ने केसर के माथे पर किस किया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वो ठीक नहीं थी। कल की सारी बातें एक एक कर उसकी यादों में ताज़ा हो रही थी। उसे कुछ वक्त पहले ही वो नींद के असर में थी, लेकिन उसे फ़र्क पड़ रहा था, और उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा था। जितना वो सोच रही थी उतना ही ये सारी चीज़ें उसके दिमाग पर असर डाल रही थी। आंसू जो केसर से गाल से बहते हुए नीचे की ओर जा रहा था। आरंभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो आंसू उसके हथेली पर जा गिरा। केसर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए धीरे से बोली, सॉरी, वो पता नहीं, बस हमने ध्यान नहीं दिया। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसे बस रोने का मन कर रहा था। केसर रूंधे गले से बोली, रोना आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू डोंट नीड टू। हुक्मरानी साहब, कोई ज़रूरत नहीं है आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए। केसर अपनी आंसू भरी आंखों से बोली, सच? आरंभ अपना सिर केसर के सिर से जोड़कर बोला, हम झूठ नहीं बोलते हुक्मरानी शाह, आप जानती हैं ना। केसर ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ओके। फिर ऐसा करते ही उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और वो दोबारा से रोने लगी। आरंभ ने उसे कमर से पकड़कर केसर को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे से बोला, हुक्मरानी साहब। केसर रोते हुए बोली, हमें वो सब बातें याद आ रहा है। आंखें बंद करते ही तो सब कुछ एकदम आंखों के सामने नजर आ जाता है, हमें डर लग रहा है। आरंभ ने गहरी सांस लेकर बोला, शांत, बिल्कुल शांत, ओके। बोलकर उसने केसर को अपने सीने से लगा लिया। केसर उसके सीने से लगी हुई चुपचाप से रो रही थी। आरंभ उसका सर सहला
आ रहा था वो उसे रोक नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो रोकर पहले अपना मन हल्का कर ले। थोड़ी देर बाद केशर शांत हो चुकी थी। आरंभ ने उसे वापस बेड पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, इधर हमारी तरफ देखिए। केशर ने अपनी नीली आंखों से आरंभ की ओर देखा। इस वक्त उसकी हल्की लाल हो चुकी आंखों से रोने की वजह से आरंभ उसकी हथेली पर किस करके बोला, आपको जितना रोना था अब आपने रो लिया। अब एक और आंसू हमें आपकी आंखों में नहीं दिखना चाहिए। केसर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए धीरे से बोली, ओके। उसने अपने आंसुओं को साफ किया। आरंभ ने उसकी नाक पर हल्की सी किस करते हुए उसे छोड़ दिया और वो खड़ा हो गया। वो उठा और उसने केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके चेहरे को देखने लगी। आरंभ उसे बाथरूम में लेकर आया और उसने केसर को स्लैब पर बैठाया और उसके पैरों के बीच आकर खड़ा हो गया और बोला, हम आपके हैं हुक्मरानी सा, आप हमें बाद में फुर्सत से देख सकती हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, लेकिन फ़िलहाल आपको नहाने की ज़रूरत है। आरंभ की बात सुनते ही केसर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऊपर से अभी वो कुछ बोलने की हालत भी नहीं थी। केसर अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाते हुए बोली, आप बाहर जाइए ना। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, और वो क्यों? केसर हल्का सा नज़र उठाकर आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, क्यों का क्या मतलब है? हमें फ़्रेश होना है। अब जाइए तभी तो हम फ्रेश हो। वो अभी बोल ही रही थी कि वो एकदम से रुक गई। उसने सर नीचे करके आरंभ के हाथ की तरफ देखा जो उसकी थाई से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। केसर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी सांसें गहरी हो गई। उसने अपना दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ अपने हाथ से केसर की थाइस को सहलाते हुए फिर ऊपर की ओर ले जाता है और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, आपको फ्रेश होना है तो आप हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा जाना ज़रूरी थोड़े ही है ना। बोलकर उसने उसके ईयर को बाइट किया और पीछे हट गया। केसर आह के मुंह से उसकी हल्की सी आवाज़ निकली। वो अपने कान हाथ पर रखकर हकलाते हुए बोली, लेकिन आरंभ उसकी बात बीच में काट कर बोला, लेट मी टू हेल्प यू टेक अ बाथ। लेकिन केसर धीरे से बोली, पर आप क्यों, हम कर लेंगे ना। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आरंभ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। केसर चुपचाप उसकी आंखों की तरफ देखने लगी। आरंभ केसर के फेस पर आ रहे बालों को एक तरफ करते हुए बोला, हुक्मरानी सा, हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। लेट मी डू दिस। बोलते हुए वो धीरे धीरे केसर के शर्ट के बटन्स को खोलने लगा। आरंभ की नज़रें केसर के चेहरे से होते हुए उसकी बॉडी की तरफ गई। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा फेर लिया। आरंभ की नज़र केसर के गले पर बने जख्म पर गई। वो नहीं चाहता था कि केसर इसे देखे, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसके सीने में कैसा दर्द उठ रहा था वो किसी को बता नहीं सकता था। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और शावर कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। आरंभ ने केसर को शावर के नीचे खड़ा किया और अगले ही पल शावर को ऑन कर दिया। केसर के हाथ आरंभ के बाइसेप्स पर कसे हुए थे और वो अपनी आंखें बंद किए बस चुपचाप खड़ी थी। ये देखते ही आरंभ ने केसर की कमर को अच्छे से होल्ड कर लिया। केसर का चेहरा लाल हो गया। खुद को और आरंभ को इतने करीब देखकर आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर धीरे से बोला, वाई आर यू बीइंग सो रेड हुक्मरानी सा, हम पहले भी तो साथ में शावर ले चुके हैं ना, रिमेंबर। बोलकर उसने एकदम से केसर को अपने पास खींचा। केसर सीधे उसके सीने से जा लगी। उसने सर उठाकर आरंभ की तरफ देखा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। केसर आरंभ के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, हुक्म साहब, आप फिर से हमें परेशान कर रहे हैं ना। आरंभ को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। उसने केसर के चेहरे को ऊपर किया और उसकी नज़र
नज़र उसकी आंखों से होते हुए उसके होठों पर जा ठहरी और हल्का सा झुका और उसने केसर के होठों पर उसे डीपली स्मूथ करने लगा। उन दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था तो वहीं दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी में मुट्ठी में भरकर उलझा लिया। ऐसा करते ही केसर के होठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपने टंग को केसर के मुंह में डाल दिया और उसके हर एक कोने को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे और उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। कुछ ही पल में केसर वॉल से लग चुकी थी। उसके दोनों हाथ आरंभ के टॉर्सो पर थे। वहीं आरंभ का एक हाथ वॉल पर और दूसरा हाथ केसर के सीने पर था। आरंभ ने केसर के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसके होठों को छोड़ा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो कि आंख बंद करके अपनी गहरी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। आरंभ ने शावर बंद किया। केसर ने अपनी आंख खोलकर आरंभ की तरफ देखा और फिर एकदम से उसके सीने से लग गई। आरंभ जिन नज़रों से उसे देख रहा था वो उसे बहुत बेचैन कर रही थी। आरंभ सर झुकाकर उसके कान में बोला, "यू आर लुकिंग सो टेम्पटिंग हुक्मरानी सा।" बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से केसर की पहनी हुई शर्ट को पूरी तरह से उतार दी। आरंभ ने झुककर केसर को एकदम से अपनी बाहों में उठाया और फिर वो सीधे बाथटब की ओर चला गया। उसने केसर को बाथटब में बैठाया और खुद भी बैठ गया। केसर को अपने गोद में बैठा लिया। केसर उसकी गोद में बैठी थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो आरंभ के हर एक टच से काफ़ी वाकिफ़ हो चुकी थी। आरंभ का एक हाथ केसर के पेट पर था और उसकी आंखें बंद थी। हल्के गर्म पानी में जैसे ही केसर की बॉडी को हीट किया, उसकी आंखें राहत में बंद हो गई। बाथ टब के गर्म पानी में दोनों को ही सुकून का एहसास हो रहा था। आरंभ धीरे धीरे केसर की बॉडी को सहला रहा था। वहीं केसर ने आंखें बंद किए ये सब महसूस कर रही थी कि तभी एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र आरंभ के हाथ की तरफ चली गई, जो कि उसकी थाइस को सहलाते हुए उसके लोअर पार्ट की तरफ बढ़ रहा था। केसर आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोली, "हुक्म साहब, प्लीज़ अभी नहीं ना।" उसने इतना ही कहा था कि आरंभ ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया और कहा, "रिलैक्स, आई डू नथिंग, ओके।" ये बोलते हुए उसने एक दफ़ा फिर से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। केसर ने अपना सिर टेढ़ा करके आरंभ की तरफ देखा। उसकी नज़र आरंभ के ऊपर ही टिकी थी। तभी उसके कानों में आरंभ की आवाज़ आई, जो उसे कह रहा था, "हुक्म शाह, अगर आपने हमें अभी अभी ऐसे देखना बंद नहीं किया तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ।" उसकी ये बात सुनकर केसर ने जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर ली। दोनों शावर लेकर बाहर की ओर आ गए। आरंभ शर्ट की आखिरी बटन बंद करते हुए केसर को वॉल से लगा दिया। केसर अब आरंभ और वॉल के बीच दबी हुई थी। प्रेगनेंसी की वजह से केसर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, साथ ही वो थोड़ी चब्बी भी दिख रही थी। उसके चीक्स हमेशा की तरह चब्बी और क्रिस्टल रेड थे और वो उसे पिंक पाउटी लिप्स कमाल के लग रहे थे। उसने आरंभ के वेल्ट बिल्ड मसल को देखा और गहरी सांस लेने लगी। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आरंभ को ही देख रही थी। केसर को ऐसे नर्वस होते देख आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए और वो केसर के ऊपर लीन होते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, "आज आपको कहीं नहीं जाना है। पूरा दिन कमरे में रहकर आपको आराम ही करना है, लाइक अ गुड गर्ल, ओके?" केसर धीरे से बोली, ओके।" आरंभ की इंटेंस नज़रों के सामने उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। एक तो आरंभ उसके इतना करीब था, ऊपर से आरंभ ने अपर बॉडी के ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था और अपनी दी गई निशानियां के साथ आराम से उसके
सीने पर देख सकती थी। अभी कुछ पहले जो उन दोनों के बीच बाथरूम में हुआ था वो सब याद आते ही केसर के गाल एक बार फिर से लाल होना शुरू हो गए थे। तभी आरव ने केसर को कमर से पकड़ते हुए खुद की तरफ खींच लिया और उसके एयरवेप को बाइट करते हुए बोला, हमें आपके प्रीटी प्रीटी माउथ से अपनी प्रीटी प्रीटी वॉइस सुननी है। ओके ये सब नहीं चलेगा। जैसे आप हमेशा की तरह कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, हमें एग्जैक्टली वैसे ही आप चाहिए। आपका ये साइलेंट मोड हमें पसंद नहीं आ रहा है। गॉट इट? केसर अपना सर हाँ में हिलाकर धीरे से बोली, आपको क्या हमारा बोलना अच्छा लगता है? बोलते हुए वो आरंभ को एक उम्मीद के साथ देख रही थी। आरंभ धीरे धीरे केसर की कमर को सहलाते हुए और उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है आपसे आवाज़ सुनना। केशर ने कुछ कहने की कोशिश की पर अगले ही पल आरंभ ने उसे चुप करवा दिया। रिलैक्स और फिर उसकी शर्ट को उसके कंधे से अलग करते हुए उसकी सैंडलवुड फ्रेगरेंस को स्मेल करते हुए धीरे से बोला, सब कुछ भूल जाए और बस इस पल को याद रखिए कि आप हमारी हैं, आरंभ प्रताप सिंह की, और जो आपके लिए पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आरंभ की बात सुनते ही केसर की हार्ट बीट तेज़ हो गई। वो पहली बार आरंभ के मुंह से ऐसा कुछ सुन रही थी। आज से पहले उसने ये बात अपने एक्शन से जरिए की थी, लेकिन वो आज इसे कन्फेस कर रहा था। कुछ तो अलग था आज उसमें जो वो साफ साफ महसूस कर पा रही थी। जितना अब तक उसने आरंभ को जाना था उसके हिसाब से आरंभ कभी भी अपनी फीलिंग शब्दों में बयां नहीं करता था। कह सकते हैं कि उसे एक्सप्रेस करना ही नहीं आता था, लेकिन उसका आज हर एक एक्शन उसे हमेशा ये फील करवाता था कि वो उसकी है, वो उस पर अपना हक समझता था। इधर आरंभ ने धीरे धीरे केसर के नेक पर वेट किसेस देना शुरू कर दिया। केसर की आंखें सेंसेशन की वजह से बंद हो गई। वही आरंभ उसके जख्मों पर धीरे धीरे अपने होठों से सहला रहा था। उसके हाथ केसर के कमर पर कसे हुए थे और वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। पर तभी दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। जैसे ही दोनों ने शानवी की आवाज़ सुनी, भाई साहब वो सॉरी शायद हम गलत वक्त पर आ गए, पर कोई नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, आप दोनों अपना कंटिन्यू करो। इतना बोलकर वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग गई। वहीं केसर रोनी सूरत बनाकर आरंभ को ही घूर रही थी। उसने जल्दी से अपना शर्ट ठीक की और वहाँ से जाने लगी। आरंभ जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर बोला, अरे कहाँ जा रही हैं आप? आपके तो पैरों में चोट लगी है ना? केसर अपना हाथ छुड़ा कर बोली, आप अभी भी ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं हुक्म साहब? बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और आरंभ को घूरने लगी। आरंभ ने एक नज़र केसर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर अपने हाथों में अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हमारी गलती नहीं है, आप ऐसे ही हमें नहीं घूर सकती। केसर अपनी छोटी आँख करते हुए, अच्छा तो हमारी गलती कैसे है? कमरे का दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा था? बोलते हुए आरंभ की तरफ बढ़ रही थी। आरंभ अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, रह गया होगा शायद खुला, आई डोंट नो। बोलकर वो चुप हो गया क्योंकि केसर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रही थी। आरंभ धीरे से बोला, क्या आप हमें डांट रही हैं हुक्मरानी साहब? ये सुनकर केसर हड़बड़ा सी गई। वहीं आरंभ ने एकदम से केसर के कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, आपका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। बोलकर उसने केसर के नाक पर बाइट कर लिया। फिर झुककर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर अपनी नाक सहलाते हुए बोली, इट्स हर्टिंग हुक्म साहब। आरंभ केसर को बेड पर आराम से बैठा कर बोला, बट आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, योर रेड चेरी लाइक नोज लाइक लिप्स। बोलकर उसने केसर की नाक पर और उसके होठों पर किस कर लिया। वहीं दूसरी तरफ चला गया। उसकी बात सुनकर केसर का मुँह
फुला गया। वो चुपचाप मुंह फुलाए बिस्तर की ओर बैठी हुई थी। इन सब में एक चीज़ अच्छी हुई कि अब वो धीरे धीरे उन इंसिडेंट को भूल गई थी। आरम ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो केसर को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ रहा था। उसने आसपास रहकर उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो शायद इसमें कामयाब भी हो रहा था। आरम थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। आरम ने सामने बैठते हुए केसर के पैरों को अपने हाथों में ले लिया। केसर जल्दी से अपने पैरों को आरम के हाथों से दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं हुक्मसान, हम कर लेंगे ना। आरम केसर की आँख को आँख दिखाते हुए बोला, हम कर रहे हैं ना, पट्टी गीली हो गई है, चेंज तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो चोट में इन्फेक्शन फैल जाएगा। बोलते हुए वो केसर के पैर पर बैंडेज खोलकर उसके पैरों को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद आरम ने केसर के पैरों पर दूसरी बैंडेज कर दी। वो केसर का पैर वापस बेड पर रखकर बोला, यहाँ से हिलिएगा भी मत, हम अभी आते हैं। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आरम अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर वापस आया। वो केसर के पास आकर बैठ गया। उसने ट्रे को केसर के सामने बेड पर रखा और उसे खिलाने के लिए चम्मच आगे बढ़ा दिया। खाना देखकर केसर का तो मुंह ही बन गया और वो वापस से आरंभ को घूरने लगे। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अब क्या हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या। केसर मुंह बनाते हुए बोले, हमें सूप नहीं पीना। आरंभ अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तो आपको क्या खाना है। केसर झपकते हुए बोले, हमें छोले और पूड़ी खानी है। आरंभ घूरते हुए बोला, आप ऑयली फूड नहीं खा सकती हैं, अभी डॉक्टर ने मना किया है ना, और अब कोई बहाना नहीं, चुपचाप इसे फिनिश कीजिए, नहीं तो आपको पिलाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। केसर आरंभ को घूरते हुए बोली, जी नहीं, हमें ये नहीं पीना। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और सामने की ओर देखने लगी। वो अब आरंभ की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसका मूड स्विंग्स हो रहे थे और आरंभ उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसे चिढ़ मच रही थी। आरंभ कुछ पल केसर की ओर देखा, फिर चम्मच का सूप खुद ही पी लिया और उसकी तरफ झुकने लगा। केसर कुछ समझ पाती कि उससे पहले आरंभ ने केसर का सर पीछे से एक हाथ में पकड़ा और दूसरे से उसे होठों पर अपने होठ रख दिए। केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ केसर के कंधे पर कस चुके थे। आरंभ धीरे धीरे और बहुत प्यार से उसे अपने होठों से सूप पिला रहा था। केसर सूप का टेस्ट साफ साफ अपने मुंह में महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद केसर को जब सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो आरंभ ने उसके होठों को छोड़ा और उससे अलग हो गया। उसने केसर को देखा जो इस समय उसे गुस्से से घूर रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके कान गर्म हो गए थे। उसके होठ इस समय किस की वजह से बहुत लाल हो गए थे। आरंभ अपने होठों को लिक करते हुए बोला, इट्स डिलीशियस लाइक योर लिप्स। बोलकर आरंभ हल्का सा मुस्कुराया। वहीं केसर अपनी आंखें बड़ी करके आरंभ को ही देखने लगी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, क्या हुआ हुक्मरानी शाह, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है। क्या आपको हमारा अलग होना पसंद नहीं आया क्या। ऐसी इतनी तो डिस्पेटली हमें घूर रही हैं आप, जैसे अगर हमने आपको अभी फिर से इस तरह सूप नहीं पिलाया तो आप हमें कच्चा चबा जाएंगी। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से अपने मुंह में सूप को भरने लगा और उसके चेहरे पर किस करने के लिए झुकने लगा। तो केसर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए हुक्म सा, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें इस तरह से सूप नहीं पीना, हम खुद से पी सकते हैं। बोलकर उसने जल्दी से सूप का बाउल उठा लिया और खुद ही उसे पीने लगे। आरंभ की इन हरकतों से उसका चेहरा तो शर्म से लाल ही हो रहा था। उसका दिल भी इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि उसे आरंभ भी बिल्कुल साफ तरह से सुन सकता था। कुछ ही देर में केसर ने अपना सूप खत्म कर लिया। आरंभ की नज़र केसर के होठों पर ही थी। उसने टिश्यू पेपर उठाया और केसर की तरफ झुकने लगा। केसर एकदम से पीछे हट गई। आरंभ की आंखें सिकुड़ गई और केसर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आपके होठों के पास सूप लगा हुआ था,
वो बस हम वही साफ कर रहे थे। कैसे बच्चों की तरफ खाती हैं आप। ये सुनकर केसर ने अपनी नज़रें झुका ली। उसे लगा आरम उसे अब दोबारा से किस करेगा। ये सोचते ही अब उसे शर्म सी आने लगी थी। आरंभ केसर का लाल चेहरा देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि हम आपको दोबारा किस करने वाले हैं। ये सुनकर केसर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आरंभ अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे ऐसे शौक देखकर उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही सोचा था, हम आपको ही किस करने वाले थे। ये कहते ही उसने फिर से केसर के होठों को अपने होठों के अंदर दबा लिया। लेकिन अगले ही पल आरंभ का फ़ोन बजा। आरंभ ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली और केसर से अलग हो गया। वहीं आरंभ का ऐसा रिएक्शन देखकर केसर को तो हंसी ही आ गई। आरंभ केसर की नाक को पिंच करते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना आपको, हम वापस आकर आपको बताते हैं। और हाँ, ये दवाइयाँ वापस आने के बाद हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और बालकनी की ओर बढ़ गया। उसने पहले ही मल्हार से कह रखा था कि जब तक इम्पोर्टेंट ना हो तब तक वो उसे कॉल ना करे, खास करके जब वो केसर के साथ हो। उसे पता था अगर इस वक्त मल्हार ने कॉल किया है तो मतलब बहुत ज़रूरी ही काम होगा। आरम ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से मल्हार जल्दी से बोला, हुक्म साहब, मिस्टर सिसोदिया हुक्मरानी साहब मिलना चाहते हैं। आरम अपनी एक आईब्रो सहलाते हुए बोला, ठीक है, उन्हें कल नाश्ते पर इनवाइट कर लीजिए, आखिर बात हमें भी तो करनी है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो खुद से बोला, जिसे देखो हमारी ही बीवी से साथ टाइम स्पेंड करना है, बोलकर उसने अपना मुंह बना लिया और वापस अंदर की ओर चला आया। वो अंदर आया, उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई। दवा की वजह से केसर को नींद आ रही थी, वो सो गई थी। आरम ने गहरी सांस ली और सोफे की तरफ बढ़ गया। वो अपना लैपटॉप लेकर वहीं बैठ गया। ऑफकोर्स वो केसर को अकेला तो नहीं छोड़कर जाने वाला था, और जब उसे अपने प्यार का एहसास हो गया तब तक कोई चांस ही नहीं था। रात का वक्त केसर आराम से बेड पर सो रही थी। उसे लगा कि कोई उसके गाल छू रहा है। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे आरंभ की जगह गई। केसर नींद भरी आवाज़ में बोली, आई वॉन्ट टू हग यू, बोलकर उसने अपना एक हाथ आरंभ की ओर बढ़ा दिया। आरंभ केसर को अपनी बाहों में लेकर बोला, नींद पूरी नहीं हुई है क्या आपकी। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखते हुए बोले, अब अच्छा लग रहा है। बोलते हुए वो उठकर बैठ गए। उसने अपने बालों का मैसी बन बनाया और पलटकर आरंभ की तरफ देखा जो उसके कंधे पर किसेस कर रहा था। केसर कुछ पल रुकी और बोली, हमें बाथरूम जाना है। ये सुनते ही आरंभ रुक गया और उसने केसर को छोड़ दिया। केसर बेड से उठी और धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम की ओर जाने लगी। वो अभी मुश्किल से 2 कदम चल ही थी कि आरम ने एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम की ओर लेकर बढ़ गया और बोला, हम बाहर ही हैं, आवाज़ लगा दीजिएगा हमें। बोलकर वो बाहर चला आया। आरम वापस कमरे में आया। उसने अपना फ़ोन देखा जो कब से बजे जा रहा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन रिसीव किया। हुक्म साहब, क्या आप सच में इस वक्त हनीमून पर जाना चाहते हैं। आरम अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू हनीमून विथ यू हुक्मरानी साहब। लद्दाख में सारी प्रिपरेशन कर दो और टिकट्स हमें मेल कर देना। आई वॉन्ट कि सब कुछ परफेक्ट हो, यू नो वॉट आई मीन। मल्हार धीरे से बोला, ठीक है हुक्म साहब, हम सारी अरेंजमेंट करवा देंगे। आरम कुछ बोलता कि तभी केसर की आवाज़ आई, हनीमून। ये सुनते ही आरम ने पलट कर केसर की तरफ देखा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो आरंभ को ही देखे जा रही थी। आरंभ ने बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया और केसर की ओर बढ़ गया। आरंभ उसके सामने जाकर रुका और बिना किसी वार्निंग के उसने केसर को एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही केसर ने जल्दी से आरंभ के गले में अपनी बाहें डाल दी और हैरान भरी नज़रों से उसे देखने लगी।
आरम उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। केसर अब भी उसके गोद में ही थी। आरम ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया और वो उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स हनीमून, हम लद्दाख जा रहे हैं, ओके। केसर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, नो इट्स नॉट ओके, मतलब हमें अब कहीं नहीं जाना। ये बोलते हुए वो खुद अच्छे से आराम से बैठ गई और हल्का सा सिर उठाकर आरम को देखने लगी। उसे डर था कि कहीं आरम फिर से गुस्सा न हो जाए। आरम केसर को लोअर बैक पर हाथ रखते हुए बोला, और आपको क्यों नहीं जाना हुक्मरानी शाह? केसर जल्दी से बोली, वो हुक्म शाह, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमेशा हम मुश्किल में फंस जाते हैं और हमारी वजह से आप भी परेशान हो जाते हैं। और इससे आगे केसर कुछ बोल पाती कि आरम ने उसके होठों पर अपने होठ टिका लिए। वो उसे किस नहीं कर रहा था, बस उसकी आंखों में देख रहा था। वहीं केसर के दिल की तो धड़कन एकदम से तेज हो गई। वो हैरानी भरी नज़रों से आरम को ही देख रही थी। उसके हाथ अपने आप आरम के कंधे से होते हुए उसके दिल वाली जगह पर आ गए। वो आरम की बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर पा रही थी और उसकी आरंभ ने केसर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और हल्का सा पीछे हट गया। केसर अब शांत हो चुकी थी और वो चुपचाप आरंभ को ही देखे जा रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर आरंभ के हाथ महसूस हुए और अगले ही पर आरंभ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आरंभ धीरे से बोला, हुक्मरानी साहब, हम आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना चाहते हैं जो फ़िलहाल यहाँ पॉसिबल नहीं है। आपको और बेबी को एक फ्रेश इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ओके। बोलकर वो केसर से अलग हुआ और केसर के चेहरे को देखने लगा। केसर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन वापस से तो कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? आरंभ उसके चेहरे पर आ रहे बालों को एक तरफ करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, आई ट्रस्ट मी एंड हम लद्दाख जा रहे हैं, वो भी अपना हनीमून एंजॉय करने, दैट्स फाइन। बोलकर वो सोफे से केसर को लेकर उठ गया। केसर ने उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया। आरम ने केसर को बेड पर बैठा दिया और खुद उसकी लैप पर अपना सिर रखकर वहीं लेट गया। केसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए आरम के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसके ऐसा करते ही आरंभ की सांसें गहरी हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किस ने झुककर आरंभ के सर पर किस कर लिया। आरंभ एकदम से अपनी आंख खोलकर बोला, ये आप क्या कर रही हैं? बोलते हुए वो केसर की नीली आंखों में देख रहा था जहाँ उसे खुद का अक्ष दिखाई दे रहा था। केसर आरंभ की आंखों को देखकर बोली, आंखें बंद कीजिए। आरंभ उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर बोला, क्या आप हमें ऑर्डर दे रही हैं हुक्मरानी शाह? केसर उसके हाथ पकड़कर हटाकर बोली और अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। केसर उसकी आंखें देखते हुए बोली कि हाँ, क्योंकि ये हमारा हक है और हमें पता है सिर्फ हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ये सुनते ही आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, सिर्फ एक वही थी जो उसे ऑर्डर दे सकती थी और उससे कुछ भी करवा सकती थी। केसर धीरे से बोली, आपको सोने की बहुत ज़रूरत है हुक्म शाह। आई नो आप कल भी हमारी वजह से पूरी रात नहीं सोए थे। हमने आपकी आंखें देखी हैं, सो क्लोज योर आइज़। और उसने आरंभ की आंखों को अपनी हथेली से ढक दिया और फिर चुपचाप उसके बालों में उंगलियां चलाने लग गई। थोड़ी देर बाद सुकून से आरंभ सो चुका था। केसर ने एक बार झुककर फिर से उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से बोली, आपका तो आप जानो हुक्म शाह, आपने मोहब्बत की है या नहीं, लेकिन हम एक बीवी का फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, एक तरफ़ा ही सही, मगर प्यार तो हमने भी किया है। मुकम्मल हो या न हो, पर हमने तो बेशुमार किया है। मुकम्मल ना सही, अधूरा ही रहने दो। इश्क है, कोई मकसद तो नहीं, इसे एक तरफ़ा ही रहने दो। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वहीं हेडरेस्ट से सिर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।